हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। कमेंट एक बार, कमेंट चेक। कमेंट नहीं चल रहे। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब ठीक है भाई, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। तो भाइयों, लास्ट वाली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी का परिचय चल रहा था। आज भी कुछ टर्म्स हैं, मतलब मुझे लगता है कि आधे लेक्चर तक परिचय ही चलेगा और उसके बाद क्वेश्चन होने हल मतलब जो है चालू हो जाएंगे, क्वेश्चन चालू हो जाएंगे उसके बाद। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब बेटा यहां पर हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में बताया था। अभी मैं आपको एक हिंदी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, पर उसको हाँ माफी हाँ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मेरे को थोड़ा सा हिंदी में देखो बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणों के प्रकार। हालांकि गुणों के प्रकार तुमने पहले से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने गुणों के प्रकार पढ़े नहीं है, समझे नहीं है। गुणों के प्रकार आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और गुणों के प्रकार के बारे में देखो बेटा क्या होता है। गुणों के प्रकारों के बारे में समझिए क्या होगा बेटा। तो भाई गुणों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मात्रात्मक या विस्तारात्मक, विस्तीर्ण गुण भी कहते हैं इनको हम, ठीक है। मात्रात्मक या विस्तरात्मक विस्तरात्मक गुण, ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भाई, मुझे देखो कभी कभी हिंदी की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं लिख लेता हूं। और एक होंगे मेरे पास मात्रा स्वतंत्र गुण, ठीक है। मात्रा जिनको गहन गुण भी कहते हैं, स्वतंत्र गुण जिनको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग क्या भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहां से हिंदी का काम, मतलब यहां से अब मेरे दिमाग का काम चालू हो गया। अब मैं आपको पहले तो भाई इनके बीच में अंतर बताऊंगा और फिर आप लोगों से इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। अब मात्रात्मक विस्तारण गुण की जो परिभाषा है उसको समझिएगा भाई। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे गुण, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं बेटा, बस यहां पर इनका नाम अलग से बदल रखा है। ऐसा नहीं कि पढ़े हुए नहीं। ऐसे भौतिक गुण, ऐसे भौतिक गुण जिनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है, विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था वहां पर भी बताया था बेटा कि भाई अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा होगी उतना ही उस पदार्थ का द्रव्यमान होगा, ठीक है। ऐसे बेटा आयतन, ऐसे ही क्या हो गया आयतन, ऐसे ही हो गया बल, ऐसे ही हो गया ऊर्जा, ऐसे ही हो गया बेटा कार्य, ऐसे ही क्या हो गया बेटा क्षेत्रफल, यानी आदि। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि योगात्मक भौतिक गुण,
तो जितने भी योगात्मक भौतिक गुण होते हैं बेटा, उन सबको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा, मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रा स्वतंत्र गुण क्या होते हैं भाई, इनकी परिभाषा देखो आप, इनकी परिभाषा समझो भाई। इनकी परिभाषा हम कहेंगे ऐसे भौतिक गुण, ऐसे भौतिक गुण, ठीक है, ऐसे भौतिक गुण, ऐसे भौतिक गुण जिनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब बेटा वो वाली प्रॉपर्टी नहीं कि हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हमारे पास 100 बीघा जमीन है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, ठीक है। अब मैं इसके उदाहरण की बात करूंगा। इसके उदाहरण वही होंगे बेटा जो हमारे पास अयोगात्मक भौतिक गुणों के होते थे, जैसे कि घनत्व की बात करें, जैसे कि दाब की बात करें, जैसे कि ताप की बात करें, जैसे कि सांद्रताओं की बात करें, ठीक है, आदि। तो भाई सबसे पहले आप लोग इसको छापो। अगर आप लोगों ने छाप लिया हो फिर मुझे आगे बताना भाई हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप इसको छापो फटाफट, और छाप लिया तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। बताइए भाई, क्या आप लोगों ने छाप लिया? अरे यार ये कमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये भी तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब भाई बात करेंगे हम लोग आंतरिक ऊर्जा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, आंतरिक ऊर्जा के बारे में। आंतरिक ऊर्जा के बारे में कि भाई आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। अब हमारे पास आ गया है नया टॉपिक, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा जी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, और इसको डिनोट कैसे करेंगे मैं बताता हूं। या तो आप लोगों को ये आपके क्वेश्चन में ई से डिनोट मिलेगी, मतलब ई से प्रदर्शित करते हैं, या बेटा जी इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा सारी बातें। जैसे कोई गैस है और गैस का कोई ना कोई कण है बेटा, है ना, गैस का कोई ना कोई कण है, तो वह पदार्थ के भीतर यानी पदार्थ के भीतर उसके कण जिस जिस प्रकार की ऊर्जा रखते हैं उन सभी का योग हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि उनको इंडिविजुअल कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, या कैलकुलेट करोगे भी तो उनका मान इन मानों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिएगा, अभी मैंने क्या कहा भाई, सुनना मेरी बात को, छोटी सी बात को। मान लीजिए मैं एक पार्टिकल हूं, ठीक है, और एक पार्टिकल गैस के भीतर कैसे कैसे गति कर सकता है उसके हिसाब से हम उसकी एनर्जी डिसाइड करेंगे, और उन सब के योग को हम आंतरिक ऊर्जा कह देंगे एक साथ। जैसे मैं गैस का पार्टिकल हूं और मैं एक जगह से दूसरी जगह पर भागा जा रहा हूं, ठीक है, पार्टिकल भागा जा रहा है। अब जैसे जैसे पार्टिकल चलता है तो वो क्या करता है, अपना स्थान परिवर्तित करता है। तो स्थान परिवर्तित करने में भी कोई ना कोई ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसको हम बोलते हैं स्थानांतरण ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ट्रांसलेशन मोशन यानी स्थानांतरण गति, और उसमें प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को हम कहेंगे स्थानांतरण ऊर्जा यानी ट्रांसलेशन मोशन। अब आप लोग ये भी जानते होंगे गैस का कण जरूरी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ही केवल जाता है। गैस का कण ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है।
घूर्णन भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर सकता है भाई, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, मतलब ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है, हर अक्ष के अनुसार घूम सकता है। यानी हम ये कहेंगे कि गैस के जो कण है, ठीक है, गैस के जो कण है भाई, गैस के जो कण है वो स्थानांतर घूर्णन गति भी करते हैं, ठीक है, घूर्णन गति भी करते हैं। तो गैस के कण अगर घूर्णन गति करते हैं तो बेटा उस गति को करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई, घूर्णन ऊर्जा, ठीक है। अब जरा देखिए, आप लोग जानते होंगे पदार्थ के जो कण होते हैं, चाहे वो कैसा भी पदार्थ हो, ठीक है, उसके भीतर उसके जो अणु है या परमाणु है वो कंपन भी करते हैं। यानी अगर कोई परमाणु ऐसे कंपन कर रहा है भैया, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग वाइब्रेशनल मोशन। यानी वाइब्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कंपन, कंपन गति। तो कंपन गति को करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, वाइब्रेशनल मोशन, और उसके में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा आयनन ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के बारे में, उन सभी ऊर्जाओं को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहां पर परिभाषा बनती है सबसे पहले, ठीक है, परिभाषा, परिभाषा क्या है भाई, ओहो, एक बात और बेटा, मैं चलो पहले परिभाषा बताऊंगा फिर बाद में डाउट क्लियर करूंगा। एक और परिभाषा हम कहते हैं बेटा किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित सभी ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। किसी पदार्थ में उपस्थित सभी ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसे ई या यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह एक विस्तीर्ण गुण, विस्तीर्ण गुण होता है। मतलब ऊर्जा सारी क्या होती है बेटा, मात्रा पर निर्भर करती है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो यह हो गया मात्रात्मक गुण या विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, विस्तीर्ण गुण होता है। और आपको यह भी याद होगा, कार्य ऊष्मा यानी हीट और ऊष्माधारिता सीपी एंड सीवी को छोड़कर सभी जितने भी हमारे पास सारे के सारे फलन होंगे वो सारे के सारे अवस्था फलन होंगे। तो आंतरिक ऊर्जा बेटा जी उस कार्य फलन वाली कैटेगरी में आती नहीं, क्योंकि ना तो ये कार्य है, ना ये ऊष्मा है, ना ये सीपी और सीवी है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे बेटा जी, यह एक विस्तीर्ण गुण होता है और यह एक अवस्था फलन भी होता है, अवस्था फलन भी होता है। अब देखो बेटा एक और चीज, अब यहां पर देखो बेटा एक और चीज। सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल, तो जो आंतरिक ऊर्जा की कैटेगरी है उसके बारे में समझिएगा। आंतरिक ऊर्जा के भीतर कौन कौन सी ऊर्जा आती है। एक तो आती है बेटा स्थानांतरण ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। प्लस फिर आएगी हमारे पास घूर्णन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी।
रोटेशनल एनर्जी, और एक और होती है बेटा प्लस कंपन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और प्लस एक होती है बेटा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी में सारी आ गई, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या हो गया बेटा, सारी आ गई, जितनी भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, या फिर आप कह लीजिएगा आयनन ऊर्जा हो गया, है ना, ये सारी की सारी इसी कैटेगरी में आती है। तो इनका जो योग है, ठीक है, वो हमारे पास आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बात पता चल गई होगी, और अगर आप लोगों ने छाप लिया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, परिभाषा, ज्यादा कोई बात नहीं है, परिभाषा, तो भाई फटाफट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के भीतर कि सर ये हमारा क्लियर हो गया, कि सर हमारा ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यार कमेंट क्यों नहीं चल रहे, तो ये वाले कमेंट वो वाले नहीं चल रहे। हाँ ठीक है, 1 मिनट देना बेटा, मतलब उधर कमेंट चल रहे हैं, आपकी तरफ कमेंट चल रहे होंगे, नो डाउट चल रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूं। यहां पर थोड़े रुक जाते हैं ना, मतलब इस वाले हमारे पे भी कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यस यस यस, हो गया भाई, यस, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई हमें, अब हमें ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास एक नोट पॉइंट है, उसको लिखेंगे भाई, ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है भाई, ये हमेशा बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन में आएगा। क्या है जरा देखो बेटा, सबसे पहली बात तो गुरुत्व ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा का भाग नहीं होती, ये बात याद रखनी है। आंतरिक ऊर्जा का भाग, आंतरिक ऊर्जा का भाग नहीं होती है। और एक और नोट पॉइंट आपको छापना है बेटा, अगर हमारे पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का जो अनुपात होता है वो बेटा इंटेंसिव होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं मैं, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, भार की बात करूं, तो भार क्या है बेटा, एक्सटेंसिव, और आयतन क्या है, एक्सटेंसिव, है ना भाई, ये भी विस्तीर्ण गुण है, ये भी विस्तीर्ण गुण है। अब इन दो हमें लग रहा होता है कि भाई जब हम वहां पर एग्जाम में देख रहे होते हैं कि यार यहां पर ये भी विस्तीर्ण है, ये भी विस्तीर्ण है, तो इसका मतलब तो ये विस्तीर्ण गुण में ही आता होगा। बट आप लोग जानते हो भार बटे आयतन जो है वो घनत्व होता है, और घनत्व कैसी प्रॉपर्टी होता है बेटा, इंटेंसिव। घनत्व कैसा होता है बेटा जी, इंटेंसिव। तो वहां पर ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे आपके विस्तीर्ण गुण दे रखे होंगे अनुपात में, तो जब अनुपात में होंगे तो उनको विस्तीर्ण नहीं मानना, फिर आपको इंटेंसिव मानना है, गहन गुण मानना है। जैसे तो एक एग्जांपल हुआ, आप लोग जानते हो बल क्या होता है, विस्तीर्ण गुण होता है। विस्तीर्ण गुण मतलब जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे,
और भाई क्षेत्रफल भी क्या होता है बेटा, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, यह भी विस्तीर्ण गुण और यह भी विस्तीर्ण गुण, लेकिन इनका जो अनुपात है वो बन जाएगा दाब, क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, दाब, और दाब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुण है, ठीक है, इंटेंसिव। तो ये छोटी छोटी सी बातें भी आप लोगों को याद रखनी है बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहां से आगे का कार्य मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन कराने के बाद, क्योंकि यहां से फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक कार्य ही बचा है, कार्य के बारे में बताना रह गया, ठीक है। और कार्य बताने के बाद फिर तुम्हारा भाई सीधा पढ़ाएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स की सारी, मतलब प्रथम नियम, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, जिसमें अभी एंथैल्पी बचा हुआ है। एंथैल्पी जो है वो प्रथम, जैसे मैं प्रथम नियम शुरू करूंगा ऊष्मागतिकी का, उसके बाद ही समझ में आएगा एकदम, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई क्या क्या दे रखा है। इनमें दे रखा है बेटा, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि इन मात्राओं में, इन मात्राओं में जो भी मात्रा दे रखी है, इन मात्राओं में गहन गुणधर्म, गहन गुणधर्म है, ठीक है, गहन गुणधर्म है। विकल्प 1 पूर्ण ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा को हम लोग एंथैल्पी भी कहते हैं, एंथैल्पी। विकल्प बी द्रव्यमान बटे आयतन। विकल्प सी द्रव्यमान, और विकल्प डी आयतन, ठीक है, विकल्प डी आयतन। तो भाई इसके लिए मैंने पोल भी चालू कर दिया, अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दो, अपना अपना कमेंट में आंसर दो। हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर होगा बेटा जी बी, 74.45% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और आपका आंसर सही में करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है बेटा। दो विस्तीर्ण गुणों का अनुपात हमारे पास गहन गुण होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अब इनमें से देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो है परिचय से ही हो जाएंगे क्वेश्चन, परिचय से ही। इनमें से कहा है निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा स्थिति फलन नहीं है। स्थिति मतलब अवस्था, स्थिति फलन नहीं है, यानी ये पथ फलन की बात कर रहा है कि पथ फलन कौन सा है। विकल्प 1 आंतरिक ऊर्जा, विकल्प बी मुक्त ऊर्जा, विकल्प सी, विकल्प सी कार्य, और विकल्प डी
डी में दे रखा है बेटा पूर्ण ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा यानी जिसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं। बताइए भाई, आपका पोल चल गया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्य इसका करेक्ट आंसर होगा भाई सी। 72% बच्चों का आंसर करेक्ट है, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई क्या कह रहा है। इन्होंने बोला है निम्न में से कौन सा, निम्न में से, निम्न में से कौन सा एक गहन गुण है, एक गहन गुण है, यह आपको बताना है। और यहां पर बेटा जी विकल्प दे रखा है हमारे पास क्या, आयतन, विकल्प बी दे रखा है बेटा द्रव्यमान, विकल्प सी दे रखा है बेटा हमारे पास घनत्व, और विकल्प डी दे रखा है बेटा ऊर्जा। ठीक है, जो आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। बताइए बेटा क्या आंसर होगा। गहन गुण का मतलब होता है एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, करो उसको भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर होगा इसका घनत्व, बिल्कुल करेक्ट आंसर है घनत्व, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो भाई 81.42% बच्चों का आंसर करेक्ट है, एकदम बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बेटा निम्न में से कौन, नहीं ये तो हो गया, एक अच्छी तरह मतलब एकदम से बंद, अच्छी तरह से बंद, बंद तो भाई एकदम से है, किए गए थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क कौन से होते हैं बेटा, थर्मोफ्लास्क वो वाले फ्लास्क होते हैं जिनमें तापमान समान रहे, जिनमें उष्मा का आदान प्रदान ना हो। थर्मस है मतलब ऐसा है ना। थर्मोफ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े हैं। यह निम्न का उदाहरण है, यह निम्न का उदाहरण है, यह निम्न का उदाहरण है। विकल्प एक
बंद प्रणाली, विकल्प बी खुली प्रणाली, विकल्प सी पृथक प्रणाली। पृथक प्रणाली मतलब विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। पृथक मतलब अलग, ठीक है, विलगित का मतलब भी अलग। और भाई गैर उष्मागतिकी प्रणाली। पोल चल गया भाई 30 सेकंड का, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। पृथक प्रणाली, आइसोलेटेड सिस्टम। सभी का आंसर जो है वो आ गया होगा सी। सभी का आंसर आ गया होगा बेटा सी। बहुत बढ़िया। तो भाई 74.33% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चों के पास मॉड्यूल है तो कोई भी कॉपी ना करे, कोई भी चीटिंग ना करे, सिर्फ आंसर देने के लिए मुझे आंसर दे रहे हो। मुझे इंप्रेस करके कोई फायदा नहीं है, किसी दूसरी रिया प्रिया को भी इंप्रेस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोगों का फायदा तब होगा जब आप लोगों से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बने। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज कोई भी चीटिंग ना करे। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो बेटा, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा निम्न का उदाहरण है, निम्न का उदाहरण है, निम्न का उदाहरण है। पहला क्या होगा बेटा हमारे पास? पथ फलन है। विकल्प बी क्या होगा बेटा हमारे पास? अवस्था फलन है। और विकल्प सी क्या होगा बेटा हमारे पास? ए व बी दोनों। और विकल्प डी होगा बेटा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चल गया भाई पोल, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अवस्था फलन होता है, बिल्कुल सही बात है, अवस्था फलन होता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर होगा बेटा जी बी, अवस्था फलन। 74.46% बच्चों का आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा, अब यहां पर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5वां, छठा सॉरी। यह क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पथ फलन है? निम्न में से कौन सा पथ फलन है? ठीक है। विकल्प एक आंतरिक ऊर्जा, विकल्प बी पूर्ण उष्मा जिसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं बेटा,
विकल्प सी कार्य और विकल्प डी एंट्रोपी। ठीक है, मैंने आपको पथ फलन के 4 एग्जाम्पल याद करवाए थे कि भाई इनको याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए, इनको याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए। करो करो मित्र, मैं देख रहा हूं कोई और भी है क्या। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। इसका आंसर होगा हमारे पास कार्य, इसका आंसर हो गया हमारे पास कार्य, एकदम परफेक्ट। तो भाई यहां पर हो गया हमारे पास 83.15% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, ठीक है, आगे कहानी पे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक बात याद होगा, वैसे तो मैं आप लोगों को, देखो भाई ये चैप्टर कटा हुआ है आपके सिलेबस से, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना पड़ेगा। कैसे भाई? जैसे गैस के नियम और गैस की समीकरण के बारे में, तभी मैं आगे थोड़ा और चल पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कुछ गैस के नियम है, उनको पढ़ते हैं हम लोग। गैस के नियम, आप लोगों ने बॉयल का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, प्रथम आएगा हमारे पास, उसको कहेंगे हम लोग बॉयल का नियम। बॉयल का नियम। और बेटा जब गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस के 4 गुणों के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से बेटा? उसके आयतन के बारे में, उसके मोल के बारे में, उसके दाब के बारे में और उसके तापमान के बारे में। ये 4 बातें हम गैस के बारे में करेंगे। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डेली लाइफ में भी आपको ये बात समझ में आएगी। अभी हमें क्या करना है कि जो भी हम गैस के नियम निकालेंगे उनमें हम संबंध स्थापित करेंगे। क्या करेंगे बेटा? संबंध स्थापित करेंगे। और संबंध स्थापित करेंगे और बाकी 2 को हम क्या करेंगे? स्थिर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि मुझे ना भाई आयतन में और दाब में रिलेशन निकालना है, आयतन और दाब में रिलेशन निकालना है, मैंने ताप और मोल जो है उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा, नियत मानना पड़ेगा। मैंने फिर एक आपको उदाहरण समझाया कि भाई मैंने ना एक सिलेंडर लिया गैस का और 2 अलग अलग अवस्था ली मैंने उसकी। ठीक है, 2 अलग अलग अवस्था ली बेटा। इसको मैंने कहा कि ये हमारे पास स्टेट ए है यानी प्रथम अवस्था, और ये हमारे पास स्टेट बी है यानी द्वितीय अवस्था। अब यहां पर क्या हुआ बेटा? इसके भीतर जो है गैस के कुछ अणु थे। ठीक है, गैस के कुछ अणु थे। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, ये जो ऊपर है ये इस पर लगने वाली एक ये मूवेबल पिस्टन है, यानी ऐसी पिस्टन जो गति ऊपर नीचे हो सकती हो। और इस पर लगने वाला जो दाब होगा उसको हमने कहा पी ए, और इसको हमने क्या कहा बेटा जी? वी ए। आयतन का कहा हमने गैस के? वी ए कहा। अगर एक बात बताओ छोटी सी, ठीक है, एक बात बताओ, ये बात सबको समझाई नहीं जाती लेकिन चलो क्योंकि तुम यकीन के बच्चे हो तो तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर दाब बढ़ा दूं तो यह पिस्टन नीचे आ जाएगी। और दाब कैसे बढ़ेगी बेटा? मैंने इसके ऊपर कोई द्रव्यमान रख दिया है ना, मैंने क्या काम करा बेटा? इस पर कोई भार लगा दिया, mg जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, इस पर कोई दाब लगा दिया। दाब लगाने पर या बल लगाने पर एक नियत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस के अणु है पास पास आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। तब इस पर लगने वाले दाब को हम क्या कहेंगे? पीबी, और आयतन को हमने क्या कहा? वीबी। अब इन दोनों रिलेशन को ध्यान से सुनना और समझना। आप मुझे बताओ, इस टाइम पर गैस का दाब पीए है और इस टाइम पर गैस का दाब पीबी है, तो इनमें से कौन सा दाब ज्यादा मानूं मैं? पीए या पीबी में से कौन सा दाब ज्यादा होगा? फटाफट बताइए बेटा, पीए और पीबी में से कौन सा दाब ज्यादा होगा? कमेंट चलाओ भाई।
यस, बिल्कुल सही बात है, बी पीबी वाला ज्यादा होगा। भाई ये तो एक गधे को भी पता लग रहा है कि पीबी का मान ज्यादा है पीए से। तो आप मुझे बताइए आयतन वीए और वीबी में से कौन सा ज्यादा होगा बेटा? आयतन कौन सा ज्यादा होगा? फटाफट बताइए, आयतन कौन सा ज्यादा होगा? पीए और पीबी में से कौन सा आयतन ज्यादा होगा? आयतन आयतन वीए और वीबी में से। आप कहोगे सर जी ये भी अंधों को दिख रहा है कि पीए वीए का मान ज्यादा है और वीबी का मान कम है। तो वीए का मान क्या है? ज्यादा है, और वीबी का मान क्या है बेटा जी? कम है। इसका मतलब यह हुआ कि दाब के बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। तो भाई बायल ने एक नियम दिया। बायल ने क्या कहा कि उसने जब आयतन में और दाब में संबंध स्थापित किया तो उन्होंने कहा स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, अगर आपने द्रव्यमान को निश्चित कर दिया है, ठीक है, आप लोग जानते हो मोल का एक सूत्र होता है भार बटे अणुभार। किसी भी गैस का अणुभार तो कांस्टेंट होता ही होता है। अगर बेटा हम द्रव्यमान को भी कांस्टेंट ले लें, द्रव्यमान को भी निश्चित ले लें, तो मोल भी एक तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि किसी ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन गैस पर लगने वाले कह लो या गैस के दाब के व्युत्क्रम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को व्युत्क्रम ही कहते हैं भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और बेटा आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे आप तो v बराबर आ जाएगा k बटे p, ब्रज गुणा करोगे तो pv बराबर क्या आ गया बेटा? k। pv बराबर क्या आ गया? k। यही हमारे पास बायल का नियम है। अब आप लोग ये समझ सकते हो बेटा कि अगर हमारे पास दो अलग अलग अवस्था है, स्टेट ए और स्टेट बी, ठीक है, तो बेटा स्टेट ए में भी पीए और वीए का मान के बराबर है, और स्टेट बी के लिए भी पीबी और वीबी का मान के बराबर है। और जब बेटा जी राइट हैंड साइड इनकी बराबर है कांस्टेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। तो इसी प्रकार पीए वीए बराबर पीबी वीबी, यह भी बायल के नियम के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले आप लोग बेटा जी छाप लोगे, ठीक है। ये मैं आपने पढ़ा होगा, ये मैं मान के पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वाला पार्ट आता था गैसीय अवस्था में, और मैंने गैसीय अवस्था लास्ट ईयर के बैचों में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। किसी को भी अगर पढ़ना हो तो लास्ट वाले ईयर के जो खजाना के बैच हैं उनमें से आप पढ़ सकते हो। पढ़ा था लास्ट ईयर, बहुत बेहतरीन। इसका एक ग्राफ होता है बेटा, इसका ग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पी और वी के बीच का ग्राफ, ठीक है। मैं मतलब इस बार पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि एक तो सिलेबस में नहीं है, और बेटा मेरे फिर यहां पे लेक्चर भी काउंट होते हैं कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने में कितने लेक्चर लिए। ये मेरे हाथ में भी नहीं होता, मुझे भी टाइम पे और प्लानर के हिसाब से चलना पड़ता है ताकि जो सिलेबस में आपका टेस्ट आए वो प्लानर से हो सके, ठीक है। तो भाई पी तथा वी के बीच में वक्र, या हम कह सकते हैं स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर P तथा V के मध्य वक्र। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे बेटा, P इधर V इधर, इस तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। और इस देखो, ये जो वक्र होता है ये स्थिर ताप पर बनता है, और स्थिर जिस प्रक्रम में स्थिर ताप हो उसको हम समतापी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्या हो गया बेटा, समतापी पर वक्र है, ये समतापी वक्र है। ये इस पूरे वक्र में तापमान समान रहता है, इसीलिए हमने इसको समतापी वक्र कह दिया, ठीक है। अब भाई ये वाला पार्ट तो हो गया एक। अब यहां पर इसके बाद अब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा बेटा चार्ल्स का नियम। क्या भाई, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। इसको समझाने के लिए थोड़ी सी बात समझिएगा मेरी, आप लोग समझना, ठीक है। एक ही कंटेनर है, उसकी अवस्था दो अलग अलग है, ठीक है। इसको मैंने बोला बेटा जी स्टेट 1 या स्टेट ए, और इसको मैंने क्या कह दिया बेटा जी स्टेट बी। ये दो अलग अलग अवस्था है, और यहां पर कोई ना कोई गैस होगी। तो मैंने यहां पर मान लिया कि भाई स्टार्टिंग में यहां पर जो पिस्टन लगी हुई थी, मूवेबल पिस्टन, वो यहां तक थी। आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, है ना, वो मुझे भी नहीं पता बेटा। तो ये एक पिस्टन है, और इसके भीतर बेटा जी गैस भरी हुई है। इसके भीतर क्या है, गैस भरी हुई है। और यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर मैंने क्या करा बेटा, जब मैं इस अवस्था से इस अवस्था में गया तो मैंने तापमान को इंक्रीज कर दिया, तापमान को बढ़ाया। जैसे जैसे मैं तापमान को बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं तापमान को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा जी, जैसे मान लो मैं एक गैस का कण हूं और मैं यहां पर अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, ठीक है, पढ़ाते हुए मुझे गर्मी नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, मतलब एक तरह से मध्य तापमान बना हुआ है इस कमरे का, इस स्टूडियो का। अचानक कोई बाहर से दीवार को गर्म करने लगे, तो पहले स्टार्टिंग में क्या करूंगा बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा एहसास लगेगा, साला गर्मी सी लग रही है यार, पसीना आ रहा है, ऐसे लगेगा गर्मी, आप कहोगे हाँ जी लगेगा। उसके बाद मैं इतना, किसी ने इतना तापमान बढ़ा दिया, इतना तापमान बढ़ा दिया कि मेरी ना हालत खराब हो रही है, ठीक है। तो भाई हालत खराब हो रही है मतलब पसीने ही पसीने हो रहे हैं एकदम से। मैंने सोचा कि यार मेरे बस का नहीं है, मैं बैठ जाता हूं। और जैसे ही मैं बैठता हूं, अरे भैया ये तो ससुरा बहुत गर्म हो गया जी। तो हम पीछे से भी मतलब गर्म हो गए। तो फिर क्या होगा, अणु क्या होगा, जब उसको चारों तरफ से बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, वो पूरी तेजी से भागने लगेगा, ऐसे डूम ऐसे डूम, अरे भैया अरे बड़ा डूम, अरे भाई यो ऐसे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब कण की गति बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तापमान के बढ़ने पर कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो कण बहुत तेजी के साथ धम 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 धम, ठीक है, क्या करेगा, टक्कर करेगा इनके साथ। इसके साथ क्या करेगा बेटा, टक्कर मारना चालू कर देगा इस पिस्टन पर या चारों ढब। अब चारों ढब से जो दीवार है वो तो स्थिर है, चारों ढब से जो दीवार है वो तो क्या है बेटा, स्थिर है, परंतु ये पिस्टन मूवेबल है, ये खिसक सकती है, ऊपर जा सकती है। तो भाई 1 2 3 4, अब ये जो भी है, ये जो है, जब इस पर बहुत ज्यादा कोलिजन होंगे, बहुत ज्यादा टक्करें होंगी, तो ये पिस्टन उठकर कहां पर चली जाएगी बेटा जी, ऊपर चली जाएगी। और ये प्रक्रम हमने कब पढ़ा, जब हमने बाहर का दाब, वातावरण का दाब को छेड़ा नहीं हमने। हमें क्या करना है, तापमान में और आयतन में संबंध स्थापित करना है। बाहर का जो दाब है वो हमने स्थिर बनाया हुआ है, या गैस का जो दाब है वो स्थिर बनाया हुआ है, और उसी के बनाने के लिए ये कण ऊपर जाएंगे। तो भाई हुआ कुछ ऐसा, अब गैस के कण इसमें घूम रहे हैं। मैंने कहा यहां का जो आयतन है उसको आप VA कहिए, इसके आयतन को आप VB कहिए, इसके तापमान को आप TA कहिए, और इसके तापमान को आप TB कहिए। अब क्योंकि मैंने कहा कि दोनों स्थिति में मैंने पहले तापमान बढ़ाया, तो मैं कहूंगा भाई TB का मान क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया, किससे बेटा जी, TA से। तो आयतन भी आप देखोगे, VB का मान क्या होगा, बड़ा होगा VA से। तो हमें यह बात पता चली कि भाई साहब तापमान के बढ़ाने पर गैस का जो आयतन है वो बढ़ता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को जो हमारे चार्ल्स बाबा थे उन्होंने लिख दिया, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, ठीक है, स्थिर दाब पर
किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन, ठीक है भाई, गैस के आयतन मानक ताप का मतलब होता है जब वो तापमान केल्विन में हो। ठीक है भाई, ताप क्या में होना चाहिए, केल्विन में हो। मानक ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। तो भाई यहां पर हम कहेंगे आयतन जो है वो तापमान के समानुपाती हो गया। इसको उठाओगे v बराबर के टी आएगा, और यह समीकरण कहीं ना कहीं y बराबर mx को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, एक तरफ v लिखता हूं, एक तरफ t लिखता हूं, तो केंद्र से होने वाली एक सरल रेखा का ग्राफ आएगा। और दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए आप देखना va बटे vb और ta बटे tb, यह संबंध आएगा बेटा। ठीक है, तो फटाफट चार्ल्स के नियम को छापिए, फटाफट चार्ल्स के नियम को छापिए। बहुत बढ़िया। बेटा ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये भी यूज होंगे आगे चल के। ठीक है, ये बेटा यूज होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में गैस के नियम तो हमेशा लगाने ही पड़ेंगे ना, क्या कर सकते हैं बताओ। और ये जो हमारे पास वक्र आएगा बेटा, ये होगा समदाबी, समदाबी वक्र है ये, समदाबी वक्र। इसके बिना बेटा थर्मोडायनेमिक्स अधूरी है, इसीलिए कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं भाई। लेकिन मैं यहां पर पूरा खोल खोल के नहीं पढ़ा रहा, मतलब बेसिक बेसिक सी बात बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर फटाफट अब आएगा हमारे पास गे-लुसेक का नियम। भाई यो कैसा है, कैसा नाम रखा है इन्होंने, गे-लुसेक का नियम। अब मैं सीधा सीधा करवा रहा हूं भाई मैं, क्योंकि मुझे वापस थर्मोडायनेमिक्स में जाना है। हम कहेंगे भाई इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है भाई, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, ठीक है, किसी गैस का दाब स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का दाब गैस के मानक ताप के समानुपाती होता है। गैस के मानक ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो P जो है वो समानुपाती हो गया किसके, T के। तो P बराबर क्या आएगा बेटा जी, KT। Y बराबर mx, यानी अगर ग्राफ बनाना हो कभी, एक तरफ P एक तरफ T, और भाई ये आ गया ऐसे। और इसको हम बोलेंगे, क्योंकि आयतन स्थिर है,
तो भाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक वक्र है ये, जब आयतन समान रहता है, आइसोकोरिक वक्र। क्या आप लोगों ने छाप लिया बेटा? क्या आप लोगों ने छाप लिया दोस्तों? और आप लोग अवगाद्रो का नियम भी जानते होंगे, अवगाद्रो का नियम। यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं अब मैं, क्योंकि हमें वापस थर्मोडायनेमिक्स में जानना है। अवगाद्रो का नियम, ठीक है, स्थिर ताप तथा दाब पर आयतन मोलों के समानुपाती होता है। यह पढ़ा होगा आप लोगों ने, मोलों के समानुपाती होता है। आइसोबारिक होता है बेटा समायतन, आइसोबारिक होता है जो वो होता है पहले समदाबी। आइसोबारिक का मतलब होता है समदाबी प्रक्रम। यह समायतनी की आइसोकोरिक बोलेंगे इस वाले को आप। एक्सप्लेन भी करना है, चलो ठीक है बता देता हूं, बता देता हूं। बकवास नहीं, बकवास नहीं, बकवास नहीं। पहले इसको देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं अब हम, ठीक है। पहले वाले नियम को एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। मुझे लगा कि भाई तुमने पढ़ा होगा, इस वजह से मैंने सोचा कि आता तो है ही, आगे बढ़ लेते हैं। देखो बेटा, हुआ कुछ ऐसा, एक ही कंटेनर है और उस कंटेनर की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा बेटा, स्टेट ए, और इसको क्या कहा बेटा मैंने, स्टेट बी। और मैंने कहा कि अवस्था जो लाई गई वो तापमान को बढ़ाकर प्राप्त करी गई। तापमान को बढ़ाया, अवस्था बदल गई, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी निकाय के अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कोई भी परिवर्तन करोगे तो उसकी अवस्था बदल जाती है। तो भाई यहां पर मेरे पास गैस थी, अच्छा मैंने क्या करा हुआ, आयतन स्थिर करा हुआ है, मतलब दोनों ही कंडीशन में इस बार मैंने मूवेबल पिस्टन लगाई ही नहीं, मैंने चारों तरफ से बंद एकदम से, और कोई मूवेबल पिस्टन नहीं, इसकी दीवारें रिजिड है, फिक्स है अपनी जगह पे, ऐसा सिलेंडर है भाई ये। अब धीरे धीरे देखना बेटा होगा क्या, मुझे पता है कि मैं जब ताप बढ़ाऊंगा तो टीबी का मान क्या होगा बेटा जी, ज्यादा होगा किससे, टीए से, कि भाई मैंने ताप बढ़ाया तो इस वाले पात्र में दाब जो है वो ज्यादा होगा। और जब इसमें इसमें ताप ज्यादा होगा, जब ताप ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा, तो बेटा जी यहां पर जो कणों की गति होगी, कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो बेटा वेग ज्यादा होगा। तो जब वेग ज्यादा होगा तो ये अधिक त्वरण के साथ ऐसे इस पर कोलिजन करेंगे चारों डब, और जब ये कोलिजन करेंगे यानी टक्कर मारेंगे, और जितने ज्यादा बल से टक्कर मारेंगे, जितनी ज्यादा स्पीड से टक्कर मारेंगे, तो बेटा एक नियत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही तो हम दाब कहते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बेटा स्टेट ए और स्टेट बी में से इस यहां वाले कण ज्यादा स्पीड से टक्कर मारेंगे जहां पर तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ है, और यहां पर क्या ठंडा है हिसाब किताब। अब ठंडा है तो भाई मैं आराम आराम से घूम रहा हूं, या मैं अगर गैस का करूं तो मैं आराम आराम से घूम रहा हूं, मन कर रहा है मेरा टक्कर मार रहा हूं हल्की सी, और फिर मैं इधर जाके इधर मार ले सकता हूं। लेकिन जब तापमान बहुत ज्यादा होगा, एक मिनट देना भाई, अलार्म बज पड़ा था, हाँ। तो जब तापमान बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तब तो मुझे धर धर धर, अरे भैया पागल हो गया, पता नहीं कहां कहां से पसीना आ रहा है ना। तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कणों को बहुत तेज टक्कर मारनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बल लगाएंगे एक दीवार पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी लगेगा, तो हम कहेंगे भाई दाब भी ज्यादा ही होगा। तो भाई ये थी एक्सप्लेनेशन हमारे गे-लुसेक के नियम की, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये क्लियर हो गया बेटा, और आपने छाप लिया, यस और नो? क्या आप लोगों ने छाप लिया बेटा, यस और नो?
समायतनिक प्रक्रम कहेंगे या इसको आइसोकोरिक कहेंगे? बहुत बेहतरीन। या तो इसको हम सब आइसोकोरिक कहेंगे या समायतनिक कहेंगे। एकदम बेहतरीन। देखो बेटा, अब आएगा हमारे पास अवगाद्रो का नियम। अब क्या आएगा बेटा हमारे पास? अवगाद्रो का नियम। इस बार आयतन में और बेटा जी मोलों में जो है रिलेशन निकाला जाएगा, लेकिन तापमान और दाब को इस बार क्या करा जाएगा? स्थिर करा जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे भाई स्थिर ताप तथा स्थिर ताप तथा दाब पर, स्थिर ताप तथा दाब पर, ठीक है भाई, गैस का आयतन उसके मोलों के समानुपाती होता है। यानी V बराबर ये हो गया हमारे पास। तो V बराबर क्या हो गया बेटा? KN हो गया। अच्छा, इसकी एक और खास बात बताता हूं मैं आपको। और जब हमारे पास V समानुपाती A के है और हमारे पास दो अवस्था है, स्टेट A और एक है स्टेट B, तो हो सकता है कि यहां पर बराबर होगा VA बराबर के NA, और यहां पर होगा बेटा VB बराबर के NB। दोनों को भाग करोगे तो VA बटे VB बराबर NA बटे NB। अब देखो बेटा, एक छोटी सी बात बताता हूं। यदि हम गैस का दाब समान ले, मतलब आयतन समान ले ले, यहां पर भी गैस का आयतन समान ले ले, तो एक और परिभाषा बनती है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। तो उस कथन को समझने के लिए, जो कि आएगा आगे चल के कभी, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यदि दो गैस हैं, स्थिर ताप दाब पहले से ही स्थिर है, ठीक है, यदि दो गैसें ए तथा बी का आयतन समान हो जाए, तो बेटा VA और VB क्या होंगे? बराबर, ये कट जाएंगे, यहां पर बचेगा एक, यहां पर क्या बचेगा बेटा? एक। और जब आप ब्रज गुणा करोगे तो आपको मिलेगा क्या भाई? NA बराबर NB। अब यहां से एक और स्टेटमेंट बनी, अवगाद्रो का नियम आपको ये लाइन भी सिखाती है, पर अवगाद्रो का नियम जो आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर किताबों में या ज्यादातर मॉड्यूलों में या ज्यादातर इन कथनों में कि कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है, वो कुछ ऐसे मिलेगा। हम कहेंगे ताप दाब की समान स्थितियों में ताप तथा दाब की समान स्थितियों में ठीक है भाई, गैसों के समान आयतन में उनके समान मोल होते हैं, समान मोल होते हैं। अब भाई फटाफट इसको छापिए, अगर आप लोगों ने छाप लिया हो तो आगे बढ़िए, फिर मैं ठीक है।
चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। अरे छापा नहीं किया, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में भाई। अरे पढ़ाई की बात कर लो, तुम भी बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे वो फर्जी होते थे कि यहां पर फालतू की बात करने आ गए। अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या है, इनके कुछ नियमों को बनाकर, ठीक है, इनके कुछ नियमों को मिलाकर एक समीकरण बनाई गई जिसको हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण, इसको समझिएगा प्लीज। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। अभी तक ये चैप्टर आपको इसलिए आसान लग रहा है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मैं ले रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट ही करवाता और कहीं पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी या फिर कहीं पर डायरेक्ट बताना चालू कर देता तो वहां पर आप लोगों को दिक्कत आ सकती थी। इसीलिए मैंने क्या करा कि थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक अभी थोड़ा सा दिया, ठीक है, 20-30 मिनट का, और फिर मैंने पहले वो वाले टॉपिक उठाए जिसमें जिनका यूज थर्मोडायनेमिक्स में किया जाएगा। फिर आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई कोई टॉपिक अगर सिलेबस से कट गया है और कोई अगर रह गया है तो भाई हमें उस टॉपिक की जरूरत थी पर हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमने तो पढ़ाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक हमें समझ ना आए, ऐसे कंफ्यूजन बन जाता है। पर हम लोगों ने पहले से ये बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जो नीट में आए और वो आप लोग उसमें अपने आप को विवश फील करो कि भाई सर हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण समझिएगा बेटा। हम लोग जानते हैं सबसे पहला एक नियम था बायल का नियम। बायल के, मैं इसको साइड कर रहा हूं बेटा, वी, ये कौन सा नियम था बेटा जी? आप जानते हो बायल का नियम था, ठीक है। फिर आप वी, ये भी आप जानते हो चार्ल्स का नियम था, ये भी आप जानते हो बेटा, ठीक है, कि ये कौन सा नियम था बेटा? अवगाद्रो का नियम था। तो हम यहां पर कहेंगे संबंध 1, 2 व 3 से, यहां पर v जो है वो हमारे पास एनटी बटे पी आएगा, और इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो यहां पर आएगा बेटा जी क्या? आर, एनटी बटे पी। अब यहां पर पीवी इक्वल्स टू एनटी हो गया, क्या हो गया बेटा? पीवी बराबर एनआरटी हो गया। इसी को आप आदर्श गैस समीकरण कहते हो। यही क्या होगी बेटा? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आदर्श गैस क्या है, तो देखो भाई, आदर्श गैस के बारे में समझ लो। ऐसी गैस, ऐसी गैस जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में, ताप दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। आदर्श, या कह सकते हो आप, सीधा लिखवा रहा हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का पालन करती है, पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। अब भाई आप लोगों ने अगर ये छाप लिया हो तो फटाफट बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आप लोगों ने छाप लिया दोस्तों? यस और नो?
बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आगे, अब मैं आर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा बेटा। आर के बारे में ये जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को आगे चल के, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट आर के बारे में हम बात करेंगे बेटा। देखो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आर जो होता है ना, आर वो क्या बनेगा हमारे पास, अगर आप देखोगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो आर बराबर क्या हो गया हमारे पास, पीवी बराबर एनटी। तो इसके ना बेटा बहुत सारी यूनिट होती हैं, क्या होती है, इसकी यूनिट होती हैं, और अलग अलग यूनिट में आर का अलग अलग मान होता है। और हम लोगों को यह भी ध्यान रखना होता है कि आर का कौन सा मान हम कब यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, आर का एक मान है हमारे पास 0.0821, ये हम तब यूज करते हैं, पी मतलब एटीएम, वी मतलब लीटर, ठीक है, एटीएम लीटर, मोल नीचे है तो बेटा मोल प्रति मोल यानी मोल इनवर्स, और बेटा केल्विन इनवर्स। अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के भीतर दाब को वायुमंडल में दे रखा है, पहचान बता रहा हूं कैसे आर का मान यूज करना है। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के भीतर दाब का मान आयतन में दे रखा है तो यह वाला मान आपको प्रयोग करना है, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि दाब का एक और यूनिट होता है जिसको कहते हैं हम लोग बार, ठीक है। तो आर का मतलब क्या होगा बेटा, आर का मतलब होगा 0.0, ठीक है, 0.0831, और यहां पर बार, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दाब जो है बार में दे रखा है, बार में, ठीक है, तो हमारे पास मान यो वाला यूज करना पड़ेगा, बार लीटर प्रति मोल और प्रति केल्विन। आप लोग जानते होंगे पीवी जो है वो वर्क डन के बराबर भी होता है, आपने पढ़ा होगा पीवी जो है वो वर्क डन के बराबर भी होता है, यानी इस गुणा को हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में। तो या एक और बात ध्यान रखिएगा बेटा, अगर मैं बार एटीएम के स्थान पर जूल लिख दूं, जूल डायरेक्ट जूल लिख दूं, तो मुझे किसी ना किसी से गुणा भाग करना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कैसे करने नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है। जो उष्मा गति की चैप्टर है, ये तो गैस के नियम वाले चैप्टर में यूज होते हैं ज्यादातर मान, लेकिन ये यहां पर भी हो सकते हैं, मैं ये गारंटी नहीं देता कि यहां पर होंगे ही नहीं, पर ये डेफिनेटली ऐसा होगा कि आर के ये जो दो मान और लिखवाने वाला हूं, ये उष्मा गतिकी में ही यूज होते हैं ज्यादातर, या गैसों का अणुगति सिद्धांत केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में प्रयोग होते हैं। आर का मान एक होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, या तो ऐसा होगा भाई, ठीक है। और इसका मान हम कैसे यूज करेंगे भाई, थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान समझाता हूं मैं, और कहां कहां पर यूज करेंगे। ये मान थर्मोडायनेमिक्स में तब यूज करते हैं जब ऊर्जा जूल में हो या दिए गए मान एमकेएस सिस्टम या एसआई है ना, एसआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में एसआई यूनिट में हो। ध्यान रखना बेटा, एक और आर का मान होता है जिसको हम कहते हैं 1.987, हालांकि हम एग्जैक्ट ये मान यूज नहीं करते, इसके स्थान पर दो यूज करते हैं, दो, ठीक है, दो। और तब हमारे पास यूनिट क्या होती है बेटा, कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जूल के स्थान पर कैलोरी जो है लिखा जा सकता है। अब इसकी विशेषता समझना भाई, इसकी विशेषता समझना, इसकी विशेषता यह है कि भाई ये मान
आप थर्मोडायनेमिक्स में ही यूज करोगे। थर्मोडायनेमिक्स में तब यूज करना है जब ये मान थर्मोडायनेमिक्स में तब यूज करना है जब ऊर्जा कैलोरी में दी हो। जब ऊर्जा कैलोरी में दी हो। बेटा मैं माफी चाहूंगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया जा गया आज, इसमें गैस पढ़ाया गया। ठीक है, हम्बली मतलब हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि भाई इसकी जरूरत है। और अगर यह जरूरत नहीं पूरी करी गई तो आप लोगों को फिर यह लगेगा कि पता नहीं यार, कहीं आर का मान कुछ यूज हो जाता है, कहीं आर का मान कुछ यूज हो जाता है। तो ये लगती तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जब ये हमसे छूट जाती है ना एग्जाम में या पेपर में, तब वो नंबर 4 की बन जाती है, वो हर एक बात 4 नंबर की बन जाती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बार मैं ये कहूं कि भाई 720 में से 700 नंबर आए या 701 नंबर आए, जो भी नंबर आए। मेरा यही कहने का मोटो रहना चाहिए अगले साल कि हिंदी मीडियम से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकले। तो इसीलिए हम लोगों को तैयारी भी हर तरीके से देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बेटा, यूनिट कन्वर्जन की बात है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की बात है। बहुत सिली सिली बातें होती है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, बहुत सिली सिली बात होती है जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। बेटा हमारे पास पता क्या होगा क्वेश्चनों में, हमारे पास क्वेश्चनों में जो है ऐसे दे रखा होगा कि भाई आयतन दे रखा होगा लीटर में, दाब दे रखी होगी वायुमंडल में, और आंसर और फिर पूछेगा कार्य के बारे में। ठीक है, और फिर पता है क्या कहेगा कार्य के बारे में, बताओ क्या आंसर होगा। और जितने 4 विकल्प दे रखे होंगे वो जूल में होंगे, और उनमें से जब आप कोई गुणा भाग करोगे, ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हारा आंसर मैच भी होगा, पर तुमसे गलती करवाएगा वो। ठीक है, तो भाई अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है, कार्य के बारे में। ठीक है, तो भाई कार्य के बारे में सुनिए सबसे पहले, जिसको हम कहते हैं वर्क डन। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से आपको कैसे चलना है लेके, और भाई वैसे क्या करना है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, पढ़ा है आपने, बल गुणा विस्थापन। और बल भी क्या है बेटा, सदिश राशि, और विस्थापन भी क्या है बेटा, सदिश राशि। तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या करा भाई, अगर हम किसी अभिक्रिया में किसी मान से गुणा कर दे और भाग कर दे तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विस्थापन गुणा क्षेत्रफल जो है वो आयतन कहलाता है, और बेटा बल बटे क्षेत्रफल दाब कहलाता है। तो वर्ग का एक फॉर्मूला बना पीवी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को क्या दे रखा होगा बेटा उस क्वेश्चन के भीतर, क्योंकि देखो आयतन में परिवर्तन होना चाहिए, तो मैंने एक तरीके से नॉर्मली पी और वी के बारे में बात करी गई। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो कार्य होता है, जो आपको कार्य कैलकुलेट करना है बेसिकली, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, और वो भी स्थिर दाब पर, दाब हमारे पास स्थिर रहेगी। तो वर्क डन जो होगा एक तरीके से, अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करूं, तो ये हमारे पास वर्क डन आएगा, आपको पता होगा भाई। इसको छापना नहीं है, पहले बोल रहा हूं, छापना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं नोट करना, मेरी बात सुनना, ये काम की बात नहीं है, सिर्फ ये मैथमेटिक्स की बात है। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो एक को कांस्टेंट पीडीवी ये करना पड़ेगा, और फिर v को कांस्टेंट पीडीपी ऐसा करना पड़ेगा। फिर मैं यहां पर लिखता हूं स्थिर दाब पर, स्थिर दाब, क्योंकि वायुमंडल का दाब स्थिर है। स्थिर दाब का मतलब है कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चेंज इन प्रेशर क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो यह पद हम 0 मान लेते हैं,
और W हमारे पास PdV बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? PdV। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा जी, इसको पूरे को गायब करके, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में आपको फंसाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। वर्क का एक बेसिक फॉर्मूला बताना है कि आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन को मान के चलना है माइनस के पीडीवी। ठीक है, और माइनस के पीडीवी भी माइनस के एक्सटर्नल प्रेशर और बेटा आयतन में परिवर्तन, ये बस मान के चलना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, शॉर्ट ट्रिक वाली। ठीक है, माइनस का चिन्ह लेकर चलोगे भाई, ध्यान रखना, पीडीवी ये ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होता है कि क्वेश्चन में दाब दे रखा होता है एटीएम में, आयतन दे रखा है लीटर में, और आंसर दे रखे होते हैं जूल में। आंसर क्या दे रखे होते हैं बेटा? जूल में। हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जब कभी भी हमारा आंसर लीटर एटीएम में आए और हमें उसको जूल में कन्वर्ट करना हो, तो याद रखना बेटा जी, उस आंसर को हमें किसी ना किसी चीज से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से एक छोटा सा नोट पॉइंट है, ठीक है भाई, कि एक वायुमंडल लीटर यानी 1 एटीएम लीटर जो है वो 101 पॉइंट, आगे भी हो सकता है लेकिन 101 पॉइंट समथिंग होता है, 101 पॉइंट, आप 101 ही मानना भाई। तो 101 जूल के बराबर मान लेना आप यहां पर। वैसे 101325 होता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपका कोई भी आंसर आए, दाब को वायुमंडल में रखना है, आयतन को आपको लीटर में रखना है, और आपका आंसर आ गया एटीएम लीटर में, और आपको निकालना है जूल में, तो आपको यह समझना कि 101 से गुणा करनी है। होता तो यह मान है, पर इसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे 101 रुपए का सगुण, 101 रुपए का कन्यादान, 101 रुपए प्रसाद में चढ़ा दिए, 101 रुपए वैसा सा एक मान है। अगर एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट, तो 101 से करना है। एक बात और ध्यान रखना, अगर प्रेशर किसी क्वेश्चन में बार में दे रखा हो और आयतन लीटर में दे रखा हो, और आंसर आप लोगों को किस में निकालना हो बेटा? जूल में, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप 100 से गुणा कर लेना, तो वो 100 जूल बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन में जूल एटीएम लीटर आया, जूल एटीएम लीटर आंसर आया, और मुझे एटीएम लीटर में आंसर आया वर्क डन का, और मुझे जूल में निकालना है, तो मैं 101 से गुणा करूंगा, तो अब मेरे पास हो जाएगा 101x जूल डायरेक्ट। अगर भाई मेरे पास y बार लीटर आंसर आया और मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से गुणा करूंगा, तो 100y जूल, 100y जूल, ये ध्यान रखोगे। और भाई वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, एक कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है, लेकिन उसको आप लिख सकते हो 4.2 जूल। अब ये जिसको लग रहा होगा कि तो बड़ी आसान बात है, आपको पता नहीं है बेटा कि आप लोग क्या सीख रहे हो। यहां से क्वेश्चन जो है वो सारे करेक्ट जाएंगे, क्वेश्चन में एरर का मार्जिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो भाई अब फटाफट बताइए, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया दोस्तों? यस और नो? आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो कर लोगे यहां तक? फिर मैं वापस थर्मोडायनेमिक्स में आऊंगा, मैं वापस थर्मोडायनेमिक्स में आऊंगा बेटा। कार्य का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना, माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी, फिर आगे कहानी आगे होगी। आगे देखो बेटा, आगे क्या है हमारे पास? आगे आएगा उष्मागतिकी का चिन्ह परिपाटी, उष्मागतिकी का चिन्ह परिपाटी, उष्मा गतिकी का चिन्ह परिपाटी, उष्मागतिकी का चिन्ह परिपाटी। देखो बेटा, यह कुछ ऐसे समझना है कि जो देता है उस पर धनात्मक चार्ज आएगा और जो लेता है उस पर ऋणात्मक चार्ज। जैसे आप बहुत अमीर हो, आप बहुत अमीर हो और मैं आप लोगों से मांगने चला गया, भाई यार 100 रुपए दे दे भाई, ओ दे देना, बोबो दे दे 100 रुपए, है ना। बहन को भी कह देते बेटा दे, मतलब बहन को तो कहते बोबो दे दे भाई 100 रुपए दे दे।
अब अगर वो धनी होगी, उसके पास पैसा होगा या उसके पास पैसे होंगे, तभी तो वो दे पाएगा। और देने वाला काम हमेशा धनी का कर सकता है, क्योंकि जो लेता है वो तो बेटा ऋणी होता है। भैया 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए दे दे रहे, 1 रुपया दे दे भाई, भाई मेरा कच्चा पट गया था उसमें टुक्की लगवानी है, 10 रुपए दे दे भाई, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, देखो मैं कितना गरीब हूं भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, हर रेड लाइट पे खड़े हैं कुछ ना कुछ, बहुत बड़े बड़े गिरोह होते हैं, ठीक है। ये इंसानों के इमोशनल क्या कहते हैं, इमोशन से खेलकर, मतलब वो हट्टे कट्टे होंगे, लेकिन वो मांगना उनका काम रहता है। तो खैर इस बात से हटके वापस आते हैं, वो मतलब ऐसे डायलॉग मारा, दे दे भैया, ये करना वो करना, मगर ठीक है भाई, जो करना कर लियो तू जाके। तो भाई वापस आते हैं पॉइंट पर, जो देता है वो धनात्मक, जो लेता है वो ऋणात्मक, ठीक है, बात समझ में आई। अब हम कौन है, हम अपने हिसाब से देखेंगे, जो काम हम करेंगे बेटा, जो काम हम करेंगे वो सारे धनात्मक, और जो हमें मिलेंगे वो ऋणात्मक। आपको अपने आप को फील करना है। तो भाई यहां पर ना दो अलग अलग स्थिति होगी, एक निकाय की, दो अलग अलग स्थिति होगी निकाय की, ठीक है। यहां पर सबसे पहले एक पिस्टन थी, मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर बेटा जी इस तरीके से गैस भरी हुई थी, इस पर क्या थी बेटा, गैस भरी हुई थी। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस अवस्था में आपको पता है कि बाहर का जो प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, वो कांस्टेंट है। यहां पर हमने V1 आयतन मान लिया और यहां पर हमने V2 आयतन मान लिया। जब मैं इसको हीट दूंगा, यानी ऊष्मा दूंगा, हीट दूंगा, तो आप मुझे बताइए ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी या ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगी। अगर मैं इसको हीट देता हूं तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी या ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगी। बोलो बोलो भाई, कमेंट अपडेट। ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सही बात है। तो जब पिस्टन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर बढ़ेगी तो यह कहीं ना कहीं काम करेगा। हमने क्या काम करा, हमने हीट दिया। देखो भाई, हमने सिर्फ हीट दिया, लेकिन ये पिस्टन अपने आप जाएगी, हम लेकर जा रहे हैं कि हमने कोई रस्सी से बांधा है ऐसे करके, पिस्टन तुम ऊपर जाओ, हेलो पिस्टन तुम ऊपर जाओ, ठीक है। तुम अगर ऊपर नहीं जाओगी तो मेरे कच्चे की जो जेब है वो फट जाएगी और मेरे को भगवान के नाम पर 6 रुपए भी नहीं मिलेंगे और फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ऐसे डायलॉग। तो भैया कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम हीट देंगे ये अपने आप ऊपर जाएगी, और जो काम अपने आप हो रहा है वो हमें मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, हम उसके ऋणी हो रहे हैं। भाई थैंक यू यार, भाई थैंक यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने हीट दी, ये ढक्कन अपने आप गया। तो हम कहेंगे बेटा निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा Q जो होती है जब हम हीट देते हैं वो धनात्मक है, ध्यान रखना। अच्छा, निकाय द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि ये तो अपने आप निकाय के द्वारा हो रहा है, ये हमने तो करा नहीं भाई। निकाय द्वारा किया गया कार्य W जो होगा वो ऋणात्मक है, हम उसके ऋणी हैं कि भाई तू काम कर रहा है अपने आप से, हमने कहा भी नहीं और तू काम कर रहा है। दूसरी अवस्था देखिए, आपने ये एग्जांपल अपनी लाइफ में देखा भी होगा कई बार, ठीक है। सब लोगों ने साइकिल के टायर में हवा भरी होगी बेटा, है ना, साइकिल के टायर में हवा भरी होगी। अगर ये V1 आयतन है और ये V2 आयतन है, हम लोग इसको दबा रहे हैं बेटा, इस गैस को क्या कर रहे हैं हम लोग, दबा रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं। गैस को क्या कर रहे हैं हम लोग, संपीड़ित कर रहे हैं। पहले यहां पर V1 आयतन था, अब हमने क्या कर दिया, इस पर प्रेशर अब अध्यारोपित करके एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाकर इसको नीचे ले आए। हम प्रेशर बढ़ाकर हमने नीचे ले आए।
तो जब आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को डेली लाइफ में देखा होगा तो आपने देखा होगा जब आप साइकिल के टायर में हवा भरते हो, पंप ऐसे चलाते हो, ठीक है, पंप ऐसे चलाते हो 5-6 मिनट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे से पंप जो है गर्म हो जाता है। गरम गरम लगता है कि नहीं लगता पंप? उससे उष्मा निकल रही होती है, उससे हीट निकल रही होती है। कमाल की बात है, उससे हीट निकल रही होती है। तो बेटा हुआ कुछ ऐसा कि जब हम किसी सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस बार तो मान लीजिए, ठीक है, हम बैठ के पैरों से धुड़ुम धुड़ुम नीचे लेके जा रहे हैं, अपने आप हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर उष्मा अपने आप निकल रही है। हमने कहा नहीं कि हवा भरते हुए उष्मा बाहर मत निकलना, नहीं तो बाद में बाहर तुम्हारे बारे में कह रही थी कि उष्मा जो है सुषमा से बेकार है, बढ़िया नहीं लगती है ना। यस यस। तो हम क्या करें, पंप दबा रहे हैं। तो पंप दबाने का मतलब है कार्य करना। कार्य इस बार हमारे द्वारा किया गया, तो हम कहेंगे बेटा निकाय के ऊपर किया गया कार्य, निकाय के ऊपर या निकाय पर कह लो, है ना, निकाय पर किया गया कार्य। अब हमने करा है तो इस बार W जो होगा वो पॉजिटिव होगा। W क्या होगा, पॉजिटिव। और बेटा यहां से क्या होगा, हीट निकलकर बाहर जाएगी। हीट जो है वो निकल के बाहर जा रही है भाई, भाग रही है। तो हम क्या कहेंगे भाई, निकाय द्वारा उत्सर्जित, निकाय द्वारा उत्सर्जित निकाय द्वारा उत्सर्जित क्या बोलेंगे भाई हम लोग यहां पर, ऊष्मा। Q का मान इस बार ऋणात्मक हो जाएगा। तो भाई ये चिन्ह परिपाटी है, ये क्या हो गया हमारे पास, चिन्ह परिपाटी। और भाई अब यहां जो है परिचय समाप्त होता हुआ, अब परिचय के बाद कल की क्लास में जो है वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उष्मागतिकी का जीरो नियम, फिर उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फिर उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, फिर उष्मागतिकी का तृतीय नियम। अब इसी में करते करते पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले, ये मतलब इसी वीक में खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स तो उष्मागतिकी। फिर बचेगा इसी का एक और भाग जिसको कहते हैं उष्मा रसायन, ठीक है, फिर कहते हैं उष्मा रसायन, फिर उष्मा रसायन चलेगा। और क्या, ये छापो फटाफट बेटा। अरे यार मैंने एक बार वीडियो कॉल करी थी, फिर कोई उठाता नहीं है, फालतू में बेइज्जती हो जाती है हमारी। टाइम इज वेरी प्रीशियस, प्लीज जल्दी से जाइए। हाँ वो जो बच्चा कह रहा था बहुत देर से कि मुझे सुसु जाना है सर, अगली क्लास के और इसके बीच में है, जल्दी भाग के जा। तो भाइयों क्लास में बहुत मजा आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स आसान लग रहा है, ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, तो मजा लेता रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो रोला अपना वही रहना चाहिए, ना थके हैं पांव कभी, नई हिम्मत हारी है हमने देखे दौर कहीं, आज भी मेहनत जारी है और ये मेहनत हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा खतरनाक या खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये बस ये जो डायलॉग है सिर्फ इस चैप्टर के लिए, फिर अगले चैप्टर के लिए दूसरा डायलॉग बनाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। भाई कहां चला गया ताऊ। कर दे टेन टेन।